दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ और वहां पे उनको एक डॉक्टरेट भी उनको दिया गया। सो नाउ ही इज डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियां। पाकिस्तान में उनको दिया गया और बाकी जो भी होता है, लोगों से मिले, वो यहां वहां दुनिया भर की बातें हुई एंड यानी कि ही वॉज एक किस्म का स्ट्रेटेजिक विजिट था। एक बात उन्होंने बोली बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, और ये बात वैसे भी काफी समय से एनवायरनमेंट में है। कोई बोले कि नई चीज है तो नई चीज नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसमें प्लसेस क्या हैं और माइनसेस क्या हैं। उन्होंने बात करी एक मुस्लिम ब्लॉक की उन्होंने बात की, और मुस्लिम ब्लॉक में उन्होंने ये बोला कि ये सिक्योरिटी वाला ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, इट विल बी अ मिलिट्री ब्लॉक ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। कई लोग इसको इस्लामिक नेटो भी कहते हैं। अब दुनिया में कभी ऐसा ब्लॉक बना नहीं है बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट? लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का है ये मामला। दिस इज समथिंग दैट दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ब्लॉक है। ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। टुगेदर दे मेक द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसका गठन ही इसलिए किया गया था, इसको शुरू इसलिए किया गया था कि साहब ठीक है, मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे। अब ओआईसी लगभग डिफंक्ट है। ओआईसी न कभी मुसलमानों का भला कर पाई, न मुस्लिम देशों का भला कर पाई। उसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, और मीटिंग्स होती हैं। कई कई मुद्दे उसमें रेज किए जाते हैं। उसमें गजा का मुद्दा है, उसमें लेबनान का मुद्दा है, उसमें पाकिस्तान जब भी जाता है तो कश्मीर की बातें करता है, तुर्की कुछ बातें करता है, सारे देश कुछ ना कुछ उसमें करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसका कुछ निकला नहीं। आज तक ओआईसी से कुछ नहीं निकला। देखिए दोस्तों, जब भी धर्म को लेकर आप कुछ बनाते हैं ना, और आपका विजन एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, वो चीज फेल हो जाती है। जब पाकिस्तान बना था, मजहब के नाम पे बना था। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। ऐसा क्यों हुआ? आज की तारीख में आप देखेंगे पाकिस्तान में, आज की तारीख काफी समय से हो रहा है, पश्तून भी मुसलमान है, बलोच भी मुसलमान है, ज्यादातर, वास्ट मेजॉरिटी, लायन शेयर उनकी पाकिस्तान से नहीं बन रही। साउथ पंजाब की पंजाब से नहीं बन रही, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। तो किसी की किसी से नहीं बन रही। गोलियां चला रहे हैं पीओके के अंदर, वहां के जितने भी बाशिंदे हैं पीओके के, वो मुसलमान हैं 99%। उनके ऊपर पाकिस्तान, तो ये जो सिर्फ मजहब के ऊपर कोई चीज बनाई हुई होती है ना, वो फलती फूलती नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है, खासतौर से पर्शियन गल्फ के आसपास या इवन फर्दर अवे, जिसको ईरान ने अटैक नहीं किया? आसपास के कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक फैसिलिटेट नहीं किया? मैं दोनों तरफ की बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है? मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल को अलग छोड़ दीजिए। बाकी तो आप पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए, आप ऊपर से शुरू करिए नीचे तक, दाएं से बाएं, आपको मुस्लिम देश ही दिखेंगे वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, राइट? अब दोस्तों, बात आती है इस्लामिक नेटो की, द सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रांग वोटरी रहा है इस्लामिक नेटो का। मैं आपको बताऊंगा इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ये मैं सब आपको बातें आज डिस्कस करके बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन इट विल बी एनालिटिकल इन नेचर। पाकिस्तान बहुत बेसब्री से चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें एक पाकिस्तान हिस्सा हो गया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये तो पाकिस्तान में हक की बात हो गई कि साहब पूरे मुस्लिम देश हैं 57, उसमें से सिर्फ एक एटमी मुल्क है, वो है पाकिस्तान, ठीक है? अब इसमें सऊदी अरब को आप ले आए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, सऊदी अरब के पास तेल है, और सऊदी अरब के पास दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस मुस्लिम नेटो को तगड़ा बना सकते हैं। फिर आप उसमें ईरान को ले आए। जाहिर सी बात है, ईरान खुद प्रपोज कर रहा है। ईरान के पास भी बहुत तेल और गैस है। आज की तारीख में ईरान के जो हालात हैं आज की तारीख में,
वो थोड़े से कमजोर हैं। लेकिन जैसे जैसे ईरान की इकोनॉमी खुलेगी, ईरान हैज इनफ ऑयल, इनफ एंड मोर ऑयल टू बिकम द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा, तो ईरान के पास भी ऑयल एंड गैस की कमी नहीं है। ईरान इज लिटरली फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो ईरान के पास बहुत ऐसे पड़े हुए हैं खजाने, तो ईरान भी पैसे कमाएगा। जाहिर सी बात है, सब कमाते हैं, ईरान भी कमाएगा। तो उसमें ईरान आ गया। ईरान इसलिए भी आ गया क्योंकि इस बार ईरान को मुस्लिम दुनिया का हीरो माना जा रहा है कि देखो यहूदियों को सबक सिखा दिया, देखो ईसाइयों को सबक सिखा दिया। उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी फ्रेमवर्क में ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, आप और मैं इसको जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज में सड़क पे चलता आम आदमी है, वो उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियस फ्रेमवर्क में देखता है। ये आपको समझना जरूरी है दोस्तों। फिर आपने बोला कि साहब एक तुर्की भी इसमें मेंबर हो सकता है। यार तुर्की को तो लाना बनता है इसमें। तुर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, इट इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट इज पार्ट ऑफ ईयू, तो लिहाजा तुर्की का एक अपना एक्सपीरियंस है, तो तुर्की को भी इसमें ला सकते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कतर को ले आए, कतर को ले आए, क्योंकि कतर जो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश बेहतरीन डिप्लोमेसी करता है वो कतर है। तो आपने बोला ठीक है साहब, अब गिले शिकवे माफ, जो हमने यानी कि ईरान ने जो सऊदी अरब के ऊपर या कतर के ऊपर जो हमने बम बरसाए थे, छोड़ो, खत्म करो, वो मट्टी डालो उसके ऊपर, मट्टी पाओ। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस्लामिक नेटो का। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें यूएई पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यूएई के जो रिश्ते हैं वो बड़े बेहतरीन हैं इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। सेम विद बहरीन, बहरीन के भी जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन है बिल्कुल अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। खास तौर से अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो 2020 में हुआ था, दे स्टार्टेड विद रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, तो उनका तो पत्ता साफ हो गया। अब दोस्तों इसमें 2 4 5 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। अब इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? ऑन पेपर इट इज परफेक्ट, ऑन पेपर इससे बेहतरीन चीज अगर आपको मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो बनाना है, मुझे अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि हर चीज में मजहब को क्यों डालना। ठीक है, हर चीज में मजहब को क्यों डालना, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अगर कल म्यांमार और जापान और थाईलैंड और ऐसी 8-10 कंट्रीज मिलकर बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, राइट? या फिर पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलकर बोले कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन बनाएंगे, या इंडिया नेपाल के साथ मिलकर और 2-3 और देशों के साथ मिलकर बोले कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आवाज आएगी हमारे पड़ोस से कि ये तो इस्लामोफोबिया है साहब, ये तो इस्लामोफोबिया है। आप किसके खिलाफ बना रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, किसके खिलाफ बना रहे हैं? ये आवाजें आएंगी, क्योंकि बिना बने ये आवाजें आती हैं, बिना बने ये आवाजें आती हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से एम्पलीफाई होती हैं आवाजें। लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन किसके खिलाफ बना है। इट इज योर बिजनेस, मुस्लिम कंट्रीज का काम है, अगर उनको बनाना है बनाए, नहीं बनाना नहीं बनाए। लेकिन कागजों पे ये एक्सरसाइज परफेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई गलती नहीं है एज फार एज पेपर वर्क इज कंसर्न। अब मैं आता हूं जमीनी हकायक। सबसे पहली चीज, जैसा हमने पहले शुरू करा था पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, मैं वहां से शुरू करता हूं और एक एक देश के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये लोग चाहते क्या है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इज अ हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। पाकिस्तान में सोवरेनिटी खत्म हो चुकी है, खुद मुख्तारी मर चुकी है पाकिस्तान की। और मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट टू पुश पाकिस्तान डाउन, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तानीज डू दैट वेरी वेल, दे आर एक्सपर्ट्स इन पुशिंग देमसेल्व्स डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स हियर। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि दिस एंटायर कंट्री ऑफ अबाउट 25 करोड़ पीपल, 250 million people exist in Pakistan. They have to be artificially propped up. And this propping up is done basically by America and China, with a little bit of money given by Saudi Arabia, Qatar, etc., etc., etc. The institutions that give Pakistan money are also controlled by the United States of America, namely the IMF, namely the World Bank, the Asian Development Bank. All these are controlled by the United States of America / West. पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है
one of the biggest markets of Pakistan, as far as the export is concerned, is Europe. GSP प्लस पे पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता है और पाकिस्तान पूरा फायदा उठाता है. अगर कल वो किसी और मुल्क को मिलता तो वो मुल्क भी फायदा उठाता. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. उनको GSP प्लस का फायदा है. ये भी वहां से आता है, यानी कि यूरोप से आता है, विच इज मेनली क्रिश्चियन. अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं. पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान करता है, या फिर जो पाकिस्तान दिखाता है, ये सारा का सारा मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. इसमें इस्लामाबाद का ना दिमाग है ना दिल है. छोटी सी बात, इस्लामाबाद डायलॉग्स, इस्लामाबाद टॉक्स, ठीक है, हम डिप्लोमेसी करेंगे, हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवाएंगे. आपने देखा उस दोस्ती का क्या हशर हुआ. पहला वाला समिट फ्लॉप हो गया, दूसरा वाला हो ही नहीं पाया. और जब स्विट्जरलैंड गए ये लोग, जब स्विट्जरलैंड गए, जिस होटल में ठहरे थे, दैट होटल इज ओन्ड बाय द कतरीज. वो कतर का होटल है. जिस होटल में ये पूरा प्रोग्राम हुआ, दैट इज ओन्ड बाय द कतरीज. सो दिस एंटायर ये जो टॉक्स का मामला है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय कतर. पाकिस्तान कैन नॉट स्पॉन्सर, क्योंकि पाकिस्तान में जब गेस्ट आए थे तो पाकिस्तान ने तो होटल का बिल भी नहीं दिया, वो भी आगा खान फाउंडेशन ने दिया था. द पाकिस्तानीज कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द होटल, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया. तो देन दे रिक्वेस्टेड आगा खान. आगा खान से ठीक है जी, जो भी आगा खान फाउंडेशन रन करते हैं, उन्होंने बोला डन जी, हम पैसा देते हैं, कहानी खत्म करो, चलता फिरता करो उसको. इनके लिए इस पूरे मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो में कमजोर कड़ी पाकिस्तान है. कमजोर कड़ी पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान विल अगेन बिकम अ प्रॉक्सी. पाकिस्तान हैज बीन अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका एंड चाइना. जब ये मुस्लिम नेटो बनेगा या इस्लामिक नेटो बनेगा, इसमें पाकिस्तान भी उनकी प्रॉक्सी होगी, अमेरिका की और चाइना की. पैसे तो वहीं से आने हैं ना. सऊदी अरब कितने पैसे दे देगा, तुर्की के पास है नहीं. ईरान कितना, थोड़ा सा तेल दे देगा सस्ते दामों में. पाकिस्तानियों के तो मुंह से लार टपक रही है. $300 अरब का जब से इन्होंने सुना है, पागल ही हो गए पाकिस्तानी. तो पाकिस्तानी, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के फैसले भी इंडिपेंडेंट नहीं है. पाकिस्तान इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज मॉर्गेज्ड. अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, सऊदी अरब ने यह बोला है कि कराची पोर्ट के बीचों बीच 140 एकड़ 145 एकड़ की जमीन जो है, वो सऊदी अरब को ही दे रहे हैं. अब सऊदी अरब कह रहा है हम इसमें कुछ बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाना पुनाना कुछ नहीं है. वो प्राइम लैंड आप दे रहे हो ना सऊदी अरब को, सऊदी अरब उस पर कब्जा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान ने हमसे इतने अरब ले लिए हैं. पाकिस्तान मांगने से बात तो आएगा नहीं, वो मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, मांगता रहेगा. आपके पास कोई तो कोलैटरल होना चाहिए, आपके पास कुछ तो होना चाहिए. सिर्फ ये डायलॉग कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, ये एक लेवल तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता. तो दोस्तों, एक तो ये बात हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट. अब ईरान के ऊपर आते हैं, ठीक है. देखिए, ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया में डिवीजन है, ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया में डिवीजन है शिया सुन्नी का, ये बड़ा रियल डिवीजन है. दिस इज अ वेरी रियल डिवीजन. ये कोई मेक बिलीव मामला नहीं है. अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब कि ये डिवीजन कहां गया, जब ये लड़ाई थी, वो लड़ाई थी, हमें तो नहीं दिखा. मैं आपको बताता हूं. होता ऐसा है कि अगर आप ज्यादातर, आप पाकिस्तान में ही चले जाइए, ठीक है, आप ईरानी गाने सुनिए. जब आप ईरानी गाने सुनेंगे जिसमें पूरे ईरानी झूमते हैं, तो आपको पता लगेगा कि उन गानों में जिस तरीके से सऊदी अरब को पोर्ट्रे किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद जाके देखिएगा. उन गानों में जिस तरीके से सऊदी अरब को पोर्ट्रे किया जाता है, जिस तरीके से बाकी मुसलमान दुनिया को पोर्ट्रे किया जाता है, ईरान ऐसा पोर्ट्रे करता है कि पूरी मुसलमान दुनिया जो है, ईरान के अलावा या ईरान के प्रॉक्सीज के अलावा, पूरी मुस्लिम दुनिया यहूदियों की गोद में बैठ गई, ईसाइयों की गोद में बैठ गई, और सिर्फ हम हैं जो पूरे इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं. और ये जो माइंड में है दोस्तों, ये चीजें बड़ी रियल है, ये कंकॉक्टेड नहीं है, बड़ी रियल है. तो जब बाहर से यहूदी हमला करेंगे, ईसाई हमला करेंगे, आपको दरारें दिखाई नहीं देंगी. लेकिन जब पीस हो जाएगा, जब यह पता लग जाएगा कि फिलहाल यहूदियों से कोई खतरा नहीं है, ईसाइयों से कोई खतरा नहीं है, फिर यह मारकाट सामने आएगी. यह होने वाला है, यह होने वाला है. ईरान को वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी. मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, जो आप हजारों फौजी आपने भेजे हैं,
और जो आपने हजारों अपने फौजी आपने उन हजारों फौजियों के लिए आपने कुछ दर्जन, 2 दर्जन, 10 दर्जन अपने अफसर भी भेजे होंगे, जो आपने फोर्स अपनी डिप्लॉय करी है, उसमें से शिया कितने हैं ये बताइए जरा मुझे। और क्या सऊदी अरब अपनी पाक जमीन पर शिया एक्सेप्ट करता है? प्लीज लेट मी नो। आई जेन्युइनली विश टू नो हाउ मेनी शिया ट्रूप्स हैव यू पोस्टेड, हाउ मेनी शिया ऑफिसर्स हैव यू पोस्टेड देयर। होंगे, आई एम श्योर होंगे, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं। तो ये ईरान ने हर एक मुस्लिम कंट्री जो कि पर्शियन गल्फ में थी, जिसके पास तेल था या जिसमें अमेरिकन बेसिस थे, उनको अटैक किया है। तीसरी बात, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे कतर ले लो, चाहे सऊदी अरब ले लो, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं दोस्तों, ज्यादातर जो नेशंस हैं वहां पे, दे हैव अमेरिकन बेसिस, और उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आज से नहीं 30, 40, 50 साल से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उनका ऐसा बना है कि दे आर अंडर द अमेरिकन अम्ब्रेला। अब वो अम्ब्रेला जो है थोड़ा सा फट गया है, बिकॉज दे ऑल्सो रियलाइज दैट द अमेरिकन वर अनएबल टू प्रोटेक्ट देम। बट उनके मन में एक उम्मीद है, और पूरी दुनिया के मन में एक उम्मीद है दोस्तों, और भारत में भी ऐसे लोग हैं जो यही सोचते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो गिन रहे हैं, अच्छा आज का दिन चला गया, अब ट्रंप के जाने के कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि एक उम्मीद अमेरिकन सिस्टम से है, एक व्यक्ति विशेष से नहीं, एक अमेरिकन सिस्टम से उम्मीद है कि ट्रंप के जाने के बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी अमेरिका में। ये एक उम्मीद है। कनाडा भी यही सोच रहा है। कनाडा कह रहा है चुप रहो यार, इसके मुंह मत लगो, ये उल्टे सीधे बयान देता है, उसको बोलने दो जो बोल रहा है, ठीक है, बोलने दो, बोल रहा है, फिर इसको मिर्गी का दौरा चढ़ेगा, फिर कुछ बोलेगा, फिर कुछ होगा, फिर फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट शट अप, वेट इट आउट, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। अभी देखिए 20 जनवरी 2027 को इनके 2 साल हो जाएंगे। सब लोग ये प्रे कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए मिड टर्म इलेक्शंस में। पूरी दुनिया की नजरें जो मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में नवंबर में होने वाले हैं उसके ऊपर है। अगर मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को लंगड़ी लग जाती है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। ये तीसरा फैक्ट आ गया दोस्तों, राइट। तो जितने भी अरब देश हैं, यहां पे तुर्की है। तुर्की कहता है साहब मैं तो ईयू का मेंबर हूं, मैं तो नेटो का मेंबर हूं, यू नो, आई एम, टर्की इज प्रीटी मच यूरोपियन। हाँ, वो थोड़ा सा टर्की में कुछ जगह हैं विच आप कुछ एशिया में हैं, कुछ यूरोप में है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टर्की इज अ मेंबर ऑफ द ईयू एंड इट्स अ मेंबर ऑफ नेटो ऑल्सो। एंड टर्की ऑल्सो हैज द हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। और सऊदी अरब के, यू नो, सऊदी अरब के ऊपर राज किसका था? ये जो हाइफा, हम लोग बैटल ऑफ हाइफा बोलते हैं, वी टॉक अबाउट मेजर दलपत सिंह एंड द फेमस चार्ज ऑफ द जोधपुर लांसर्स। जोधपुर लांसर्स का चार्ज वो आइकॉनिक चार्ज है, जो इंडियंस गए थे वहां पे। तो जोधपुर लांसर्स का जो चार्ज था वो किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था? मैसूर लांसर्स भी गए थे बाय द वे वहां पे, जोधपुर लांसर्स भी गए थे। मेजर दलपत सिंह आइकॉनिक फिगर, हिस्टोरिकल फिगर, हीरो। उनका जो चार्ज था हाइफा में, जिधर हर साल इंडियन एम्बेसडर जाते हैं और वहां से इजरायली आते हैं और हाइफा में वहां पे यू नो उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जिन लोगों ने भी अपने जान दी, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें से बहुत लोग जोधपुर से गए थे, राजस्थान से, वहां पे लड़ने के लिए। स्टेट फोर्सेस थी ना महाराजा की। एंड सिमिलरली बहुत लोग मैसूर से भी गए थे, महाराजा ऑफ मैसूर स्टेट फोर्सेस। तो वो जो अटैक हुआ था किसके खिलाफ हुआ था? वहां पे तो ऑटोमन्स के खिलाफ अटैक हुआ था, यानी कि तुर्की के ऊपर हमला हुआ था और उनको खदेड़ दिया था हाइफा से। ये जो पूरा का पूरा मामला रचा, तो आज की तारीख में तुर्की भी बीच में बोल रहा है साहब कि हम भी बनेंगे मुस्लिम वर्ल्ड के नेता। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कतर पे। जो कतर है, कतर अपने आप को इसलिए नेता समझता है क्योंकि आजकल और काफी समय से डिप्लोमेसी इज क्रिटिकल एंड क्रूशियल। हमने आपको बताया कि होटल भी कतर का था स्विट्जरलैंड में, जिसके अंदर पूरी बातचीत हुई। जब सब कुछ फेल हो गया पाकिस्तान की तरफ से, तो बीच में कौन आया? कतर। ये बातचीत किसने कराई? कतर। जो दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे अमेरिका और तालिबान के बीच में, किसने करवाया? कतर। कतर इज द मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। यू मे अग्री विद कतर, यू मे डिसएग्री, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कतर की मैक्सिमम क्रेडिबिलिटी है। इफ द कतरी एमीर, द हेड ऑफ स्टेट, their sheikh, their king, if he picks up the phone and he speaks to Donald Trump will listen to him. That is the power of Qatar. आप कतर को हल्का नहीं ले सकते। और फिर जब सब कुछ हो जाता है, अब आते हैं हम सऊदी अरब के ऊपर। और दोस्तों, सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का और मदीना है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Nobody can deny the importance of मदीना एंड मक्का। ठीक है। ऑयल,
अमेरिकन प्रेजेंस। सऊदी अरब का अपने आप में बहुत वजन है, बहुत वजन है सऊदी अरब का। और दोस्तों, इसके बीच में सऊदी अरब जो है ना, इट इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी ये 3-4 कंट्रीज जो एक इस्लामिक नेटो बनाना चाहती हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान है जो बाकी देशों के अंडर काम करने को तैयार हो जाएगा अगर आप उनको पैसा दे देंगे तो। आप थोड़ा सा डॉलर दिखाइए, पाकिस्तान मान जाएगा। इस मामले में, डॉलर के मामले में पाकिस्तान इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। वो अपनी पॉलिसीज बना लेता है ऐसी कि जो पॉलिसी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी झलकती है। अगर आप डॉलर दे दें, आपको क्या लगता है ईरान झुकेगा? ईरान को कौन झुकाएगा? वो अमेरिका के सामने नहीं झुका, आपको लगता है झुकेगा? आपको लगता है कतर झुकेगा या सऊदी अरब झुकेगा, तुर्की झुकेगा? नहीं। बात यह है कि एक म्यान में 5-5 तलवारें, कम से कम 4। पाकिस्तान को तो मैं सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं समझता, लेकिन कम से कम 4 बड़ी ताकतें हैं, ईरान, सऊदी अरब, टर्की, कतर। क्या इनका मिलके एक इस्लामिक नेटो बन सकता है? बहुत मुश्किल है। इनके बीच में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है इनके बीच में, बहुत इख्तलाफात हैं इनके बीच में। वो कागज में परफेक्ट है ये, आप बनाइए, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, क्या दिक्कत है? लेकिन ऑन ग्राउंड जो हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? एक और चीज, आप जाइए और गूगल पे लुक एट आर्टिकल्स बाय बिग थिंक टैंक्स, अमेरिकन थिंक टैंक्स। जो अमेरिका पैसा देता है, और ये मेरी आखिरी आर्ग्यूमेंट है, जो अमेरिका पैसा देता है या दिलवाता है पाकिस्तान को, कभी पाकिस्तानियों ने मुड़ के ये नहीं पूछा कि भाईजान ये पैसा हमें दे क्यों रहा है अमेरिका? इतनी मोहब्बत क्यों हो गई अमेरिका को हमसे? इतना इश्क, इतना प्यार, लो पैसा, ये पैसा, वो पैसा, चलो हम नहीं दे रहे कोई बात नहीं, IMF पैसा, वर्ल्ड बैंक पैसा, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा, चाइना पैसा, अमेरिका पैसा, यूरोप पैसा, ये बार बार पाकिस्तान को क्यों पैसा दे रहे हैं? और ये पैसे की जो धार है, ये रुकने को राजी नहीं है यार। आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान जुगाड़ करता है डॉलर। कभी आपने सोचा है कि इसके एवज में पाकिस्तान क्या देता होगा? क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। जो बार बार पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने टैक्स डॉलर्स किसी के हाथ में पकड़ा ले। अगर अमेरिका भी पैसा दे रहा है पाकिस्तान को, तो टैक्स डॉलर्स है ना, उसके एवज में पाकिस्तानियों ने अमेरिका को क्या दिया? जिस दिन आप ये समझ लेंगे, उस दिन आपको यह पता लग जाएगा कि द पाकिस्तानीज आर नॉट इन कंट्रोल, फुल कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर आर्सेनल। खतरा यह नहीं है कि तालिबान या अलकायदा चढ़ दौड़ के पाकिस्तान के न्यूक्स ले लेंगे। खतरा इस्लामिक ब्लॉक के लिए यह है कि अमेरिका ऑलरेडी कंट्रोल्स पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। इसीलिए अमेरिका को बहुत दिक्कत हो गई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अचानक इनके गले सूखे और उन्होंने बोला यार ये क्या हो गया अचानक, जबकि जेडी वैंस भारत में था और जेडी वैंस ने बोला कि ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मामला है, अमेरिका कोई लेना देना नहीं है। 16 घंटे के बाद हल्ला हो गया। क्यों? सोचिएगा इसके बारे में और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा ये इस्लामिक नेटो के बारे में आप क्या समझते हैं। बनने को तो चीजें बन जाती हैं, बनने को बन जाएंगी, ये ठहर पाएंगे। और जो मेरा लॉजिक है, क्या आपको मेरा लॉजिक ठीक लगा? आप अपने कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए।